तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है अमीनेबल। दोस्तों इसे अमीनेबल प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है बात मान लेने वाला व्यक्ति या फिर कॉपरेट करने वाला, या फिर आपके जो सजेशन होते हैं या फिर आप कोई अगर मान लीजिए कि किसी काम में चेंजेस करना चाहते हैं तो उस चेंजेस के लिए या फिर सजेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयार रहता है चेंज होने के लिए या फिर मतलब कि उस हिसाब से काम करने के लिए, उसे हम अमीनेबल कहते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल तरीके का आदमी, जिस मतलब कि जो आप कहोगे उस तरीके से मतलब कि जो करने को तैयार रहे उसे हम अमीनेबल कहेंगे। अमीनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो एडवाइस, रिक्वेस्ट, रूल्स या फिर सजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ऐसे जो लोग होते हैं ये ज़िद्दी नहीं होते और अगर कोई अच्छी बात इन्हें समझाई जाए तो उसे सुनने और उसके हिसाब से काम करने और चलने के लिए ये रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर वर्क प्लेस, स्कूल, रिलेशनशिप्स में यूज़ होता है। जब कोई इंसान जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, कोऑपरेटिव हो, यानी कि साथ देने वाला हो, ऐसा उसका एटीट्यूड हो, तो इस तरीके से हम जो है वो अमीनेबल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान आपकी बात सुनता है, आपके मतलब कि डिसीजंस को, आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है, उसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार रहता है, रेडी रहता है, तो उसे हम कहते हैं अमीनेबल। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि अमीनेबल का मतलब होता है बात को समझकर मान लेने वाला या फिर कॉपरेट करने वाला। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं शी वॉज अमीनेबल टू चेंजिंग द प्लान, मतलब कि वो प्लान में चेंजेस करने के लिए तैयार थी, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। या फिर हम कहेंगे द मैनेजर वॉज अमीनेबल टू न्यू आइडियाज़, मतलब कि मैनेजर नए आइडियाज़ को सुनने और एक्सेप्ट करने के लिए ओपन था, यानी कि रेडी था, वो उन्हें जो है वो स्वीकार कर लेना चाहता था। या फिर हम कहेंगे ही सीम्ड अमीनेबल व्हेन वी सजेस्टेड अ डिफरेंट अप्रोच, मतलब कि जब हमने नया तरीका सजेस्ट किया, हमने एक डिफरेंट अप्रोच जो है वो प्रपोज किया, तो वो उसे मान लेने के लिए रेडी लग रहे थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कि मान जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो अमीनेबल का यूज़ कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अमीनेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रीजनेबल सजेशंस, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब कि रेडी हो या फिर तैयार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अमीनेबल कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कोऑपरेटिव, रिसेप्टिव या फिर कंप्लाइंट। दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारे सबसे पहले वर्ड कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाला और जो है वो हेल्प करने के लिए रेडी रहने वाला। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो टीम वर्क में अच्छा होता है, यानी कि टीम के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा होता है, तो उसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आपके आइडियाज़ को सुनने वाला, आपकी सहायता करने वाला या फिर आपका सहयोग करने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को हम कोऑपरेटिव कहेंगे। इसके बाद है रिसेप्टिव। दोस्तों रिसेप्टिव का मतलब होता है कि नए आइडियाज़, फीडबैक, सजेशन को खुले दिमाग से सुनने और कंसिडर करने वाला, जो इन सारी चीज़ों को मानता है, कंसिडर करता है, देखता है, परखता है, तो उसे हम रिसेप्टिव कहते हैं। इसके बाद है कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है रूल्स, इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट को फॉलो करने वाला। ये अमीनेबल से थोड़ा ज़्यादा ओबीडियंस दिखाता है, यानी कि मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ये आज्ञाकारी वाला जो सेंस है इस वर्ड में हमें देखने के लिए मिलता है। कंप्लायंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेसिकली फॉलो करने वाला, अनुकरण करने वाला उसका, तो उसे हम जो है वो कंप्लायंट कह सकते हैं। यानी कि सिनोनिम्स में हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, कोऑपरेटिव, रिसेप्टिव एंड कंप्लायंट। अब दोस्तों अगर वहीं देखा जाए इसके एंटोनिम्स के बारे में, तो एंटोनिम्स में भी हमारे पास 3 वर्ड्स है, स्टबन, रेजिस्टेंट और अनकोऑपरेटिव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि जो अपनी बात पर अड़ा रहे, दूसरों की एडवाइस या फिर दूसरों की बातों को सुने तक नहीं, या फिर एक्सेप्ट करने की तो दूर की बात है, मतलब कि वो जो सुनता भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, वो अपने मन की करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो स्टबन कहते हैं, बेसिकली जिद्दी, अडिग भी कह सकते हैं, यानी कि जो अपनी बातों से मतलब कि मुकरता नहीं है, उसे हम कहेंगे स्टबन। इसके बाद है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब होता है चेंजेस, आइडियाज़ या फिर रिक्वेस्ट का विरोध करना या फिर उन्हें एक्सेप्ट करने से बचना।
रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के खिलाफ जाना, बेसिकली उसका विरोध करना, उसके खिलाफ खड़े रहना, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंट। इसके बाद है अनकोऑपरेटिव, जहाँ पर हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव, उसका ही अपोजिट क्या है, अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव का मतलब होता है जो मिलकर काम करने या फिर सपोर्ट देने के लिए तैयार ना हो, यानी कि जिसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो सहयोग के लिए तैयार नहीं होता, जो सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं अनकोऑपरेटिव। अब दोस्तों यहाँ तक हमने देखा एंटोनिम्स हमारे कौन कौन से हैं, स्टबन है, रेजिस्टेंट है, अनकोऑपरेटिव है। आई होप ये सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको समझ आ चुके हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वर्ड का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। अब अगर दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीम वॉज अमीनेबल टू द मैनेजर्स सजेशंस एंड क्विकली अडॉप्टेड द न्यू स्ट्रैटेजी। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि टीम मैनेजर की सजेशन, टीम जो है वो मैनेजर की सजेशंस को सुनने और मानने के लिए तैयार थी, इसीलिए उन्होंने जो है वो जल्दी से नई स्ट्रैटेजी को अपना लिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि टीम कैसी थी, तो अमीनेबल थी। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से मतलब कि अमीनेबल इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसेक्ट। दोस्तों डिसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से टुकड़ों में बांटकर डिटेल में उसे समझना या फिर उस पर स्टडी करना, उसे एनालाइज करना। यानी कि डिसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसका गहरा एनालिसिस करना, ताकि उसे अच्छी तरीके से समझा जा सके, उस पर स्टडी की जा सके। ये जो वर्ड है वो साइंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, जब किसी प्लांट या फिर एनिमल की बॉडी को बेसिकली मतलब कि स्टडी करने के लिए केयरफुली कट करके उसके पार्ट्स देखे जाते हैं। ओके, बेसिकली जब भी मतलब कि साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि प्लांट्स को डिसेक्ट करना होता है, एनिमल्स को डिसेक्ट करना होता है, ताकि उनकी जो है वो मतलब कि स्टडी की जा सके। लेकिन डेली लाइफ में भी हम जो है वो डिसेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल कटिंग के लिए नहीं, बल्कि हमारे आइडियाज़, हमारी स्पीचेज़, बुक्स, मूवीज़ या फिर प्रॉब्लम्स को डिटेल में एनालाइज करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक है, आपके पास मतलब कि कोई ऐसे है, कोई भी चीज़ है राइटिंग के अंदर, अगर आप उसे मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिसेक्ट करके मतलब कि उसे एनालाइज करते हो, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो वो भी एक तरीके से मतलब कि डिसेक्ट करना ही होता है। यानी कि वर्ड्स को भी आप जो है वो डिटेल में समझ सकते हो, उसको टुकड़ों में बांट कर, तो उसे हम कहेंगे डिसेक्ट। यानी कि डिसेक्ट का क्या मतलब है, किसी चीज़ को पार्ट्स में बांट कर डिटेल में एनालिस करना, उसकी पढ़ाई करना, उसे समझना बेसिकली। उसी तरीके से हमारे पास कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स डिसेक्टेड अ फ्रॉग इन बायोलॉजी क्लास। यानी कि स्टूडेंट्स ने फ्रॉग के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए उसे केयरफुल एग्जामाइन किया, यानी कि उसे कट करके अच्छे से स्टडी किया, उसे डिसेक्ट किया, यानी कि टुकड़ों में पहले बांटा। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर हम कह सकते हैं वी डिसेक्टेड द मूवी सीन आफ्टर वॉचिंग इट, मतलब कि हमने मूवी सीन को डिटेल में एनालाइज किया, यानी कि मूवी सीन को हमने क्या किया कि टुकड़ों में बांट बांट कर देखा कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम इसे स्टडी कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे द जर्नलिस्ट डिसेक्टेड द पॉलिटिशियंस स्पीच, मतलब कि जर्नलिस्ट ने क्या किया कि स्पीच के हर एक पॉइंट को ध्यान से एनालाइज किया। यानी कि जर्नलिस्ट ने क्या किया कि उस पॉलिटिशियंस की स्पीच को क्या किया कि अच्छे से जो है वो उसको टुकड़ों में बांटा और फिर उसे स्टडी किया कि उसका मतलब क्या निकल रहा है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो इन तीनों सेंटेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए उसके पार्ट्स का एनालिसिस करना, उसे टुकड़ों में बांटकर समझने की कोशिश करना, तो उसे ही हम कहते हैं डिसेक्ट करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है एनालाइज, एग्जामाइन या फिर स्क्रूटिनाइज। सबसे पहला वर्ड आता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करके उसका मीनिंग, उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका रीज़न समझना। ये डिसेक्ट का सबसे क्लोज सिनोनिम है, यानी कि डिसेक्ट के जैसा इसका मतलब है, सेम है लगभग। देन इसके बाद है एग्जामाइन। एग्जामाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना या फिर चेक करना, ताकि उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसे हम कहेंगे एग्जामाइन करना। बेसिकली इसमें परखने का सेंस आता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जामाइन। इसके बाद है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान और डिटेल के साथ ऑब्जर्व और एग्जामाइन करना, ताकि छोटी से छोटी बात भी मिस ना हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्रूटिनाइज। बेसिकली जांच पड़ताल वाला जो सेंस है वो इस वर्ड से निकल कर आता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जिसमें हमने एनालाइज देखा, एग्जामाइन देखा और स्क्रूटिनाइज देखा। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है ओवरलुक, इग्नोर या फिर ग्लांस। दोस्तों ओवरलुक का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट डिटेल को नोटिस ना करना या फिर उस पर ध्यान ना देना, बस ऊपर ऊपर से देखना, उसे हम कहते हैं ओवरलुक। ओके, इग्नोर का क्या मतलब होता है, इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान ही ना देना या फिर उसे जानबूझकर नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, जिसे हम कह सकते हैं नज़रअंदाज करने को इग्नोर करना कहते हैं। या फिर हमारा तीसरा वर्ड है ग्लांस।
दोस्तों ग्लैंस का मतलब होता है किसी चीज़ को सिर्फ जल्दी से एक झलक में देख लेना, बिना डिटेल में जाए। ओके, यानी कि जब हम एक झलक में किसी चीज़ को देख लेते हैं उसे हम ग्लैंस कहते हैं। तो जहाँ पर हम जो है वो हमारा मेन वर्ड जो था डिसेक्ट, उसमें हम क्या समझ रहे थे कि हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करके उसे बहुत ही डिटेल में समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एंटोनी में बताया गया है कि हम किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर एक झलक में ही देख रहे हैं, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एंटोनिम्स में ये सारे हमारे वर्ड्स जो है वो मतलब कि डिसेक्ट के अपोजिट है, जहाँ पर हमने ओवरलुक, इग्नोर या फिर ग्लांस जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल में सेंटेंस है, द रिसर्चर्स डिसेक्टेड द डेटा टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का मतलब है कि रिसर्चर्स ने डेटा के हर पार्ट को डिटेल में एनालाइज किया ताकि प्रॉब्लम का असली रीज़न यानी कि असली जो कारण है वो समझ आ सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिसेक्ट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एबरेशन। दोस्तों एबरेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ नॉर्मल पैटर्न से हटकर अनयूजुअल या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाना। एबरेशन का मतलब होता है कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा रिजल्ट जो आमतौर पर एक्सपेक्टेड पैटर्न से अलग हो जाए। मान लीजिए कि जब कोई चीज़ एक स्पेसिफिक वे में चलती है, एक स्पेसिफिक वे में काम करती है, एक नॉर्मल उसका तरीका होता है काम करने का, लेकिन अचानक उससे बिल्कुल अलग या फिर स्ट्रेंज जो रिजल्ट सामने आए, तो उसे हम एबरेशन कहते हैं, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा अलग हो जाना। ये जो वर्ड है वो अक्सर रिजल्ट के लिए, बिहेवियर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ट्रेंड या फिर सिचुएशंस। एबरेशन जो है वो टेम्पररी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार परमानेंट चेंज ही माना जाए, तो उसे हम एबरेशन कहते हैं। यानी कि क्या होता है एबरेशन का मतलब? कि नॉर्मल से हटकर कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाना या फिर ऐसे ऐसे कोई रिजल्ट आ जाना जो जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एबरेशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है जिससे कि हम ये वर्ड और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वॉज एन एबरेशन। इसका क्या मतलब है? कि उसका जो पुअर परफॉर्मेंस था वो इस बार जो है वो मतलब कि उम्मीद से बाहर था या फिर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और हमेशा अच्छा परफॉर्म करता आया है, इसीलिए उसने जो है वो इस बार उसका एग्जाम का रिजल्ट खराब आया, तो ये सबके लिए कैसा है? अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि उसकी जो मतलब कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से पैटर्न में फॉलो हो रहा था, तो अच्छा ही फॉलो हो रहा था, हमेशा अच्छा ही रिजल्ट आ रहा था। लेकिन आज पहली बार उसका खराब रिजल्ट आया है, तो ये एक तरीके से एबरेशन है, यानी कि नॉर्मल पैटर्न से कुछ अलग चीज़ हुई है, अनयूजुअल चीज़ हुई है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है, तो उसे हम कहेंगे एबरेशन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, द सडन ड्रॉप इन सेल्स वॉज एन एबरेशन। मतलब कि सेल्स जो है वो आमतौर पर ठीक रहती है, आमतौर पर अच्छी रहती है, पर ये गिरावट एक तरीके से कैसी है? अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी उम्मीद ही नहीं की थी वैसी है। यानी कि हमेशा एक तरीके का पैटर्न फॉलो होता है सेल्स में, लेकिन आज जो है वो ड्रॉप हो गया। देन इसके बाद है, द वार्म वेदर इन विंटर वॉज एन एबरेशन। यानी कि मतलब कि विंटर में इतना गर्म मौसम अनयूजुअल था, यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा विंटर में ठंडी ही होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ? तो विंटर में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्माहट हुई, बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हुआ, तो उसकी वजह से ये क्या है? तो एबरेशन है। हमारे लिए ये थोड़ी अलग चीज़ है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, यानी कि जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, तो ऐसी चीज़ है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एबरेशन यानी क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो यूजुअल पैटर्न या फिर एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाए, उसे हम कहते हैं एबरेशन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अनॉमली, डेविएशन या फिर इरेगुलरिटी। सबसे पहला वर्ड आता है अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है कोई अनयूजुअल या फिर स्ट्रेंज चीज़ जो एक्सपेक्टेड पैटर्न में फिट ही ना बैठे। ये एबरेशन का सबसे क्लोज सिनोनिम है, ठीक है, लगभग वैसा ही मीनिंग है, इसका सेम है। देन इसके बाद है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है किसी नॉर्मल पाथ, किसी नॉर्मल रूल या फिर पैटर्न से हट जाना, यानी कि एक्सपेक्टेड डायरेक्शन से अलग हो जाना। एक तरीके से जिसे हम विचलन कह सकते हैं, तो वो होता है डेविएशन। इसके बाद है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब होता है किसी प्रोसेस या फिर पैटर्न में कंसिस्टेंसी का ना होना। जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड तरीके से ना हो तो उसे क्या कहेंगे? हम इरेगुलरिटी कहेंगे। उसमें रेगुलरिटी नहीं है तो वो क्या है? तो इरेगुलर है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सिनोनिम्स में हमने पढ़े एनॉमली, डेविएशन और इरेगुलरिटी जैसे वर्ड्स। इसके बाद हमारा एंटोनिम आता है। एंटोनिम में हमारे पास है नॉर्मलिटी, कंसिस्टेंसी या फिर रेगुलरिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मतलब होता है चीज़ों का यूजुअल या फिर एक्सपेक्टेड तरीके से होना, यानी कि जैसा कि हम सोचते हैं, जैसी हमें उम्मीद होती है, उसी तरीके से अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मलिटी है, ठीक है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार एक ही पैटर्न या फिर एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना बिना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के, जिसमें जो है वो हमारी उम्मीद से बाहर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो सेम ही मतलब कि पैटर्न में चलती रहती है कंटिन्यूसली कोई चीज़, तो वो होती है कंसिस्टेंसी। लगातार चल रही है कोई चीज़ तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहेंगे। इसके बाद है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रेडिक्टेबल और प्रॉपर पैटर्न में होना, यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, उस तरीके से कोई चीज़ जो है वो मतलब कि फॉलो होना, उसे हम कहेंगे रेगुलरिटी। तो ये सारे हमारे क्या एंटोनिम्स है जिसमें हमने देखे ये सारे वर्ड्स, नॉर्मलिटी, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल का सेंटेंस देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द साइंटिस्ट बिलीव द अनयूजुअल रिजल्ट वॉज मेरिली एन एब्रेशन एंड रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि साइंटिस्ट को लगा कि ये जो अनयूजुअल रिजल्ट है वो सिर्फ एक एक्सेप्शन था और नॉर्मल पैटर्न को रिप्रेजेंट नहीं करता था, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, दोबारा किया। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है हमारा, इसको हम जो है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एब्रेशन को किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वैलिएंट। दोस्तों वैलिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बहादुर, करेजियस या फिर हिम्मत दिखाने वाला। मुश्किल सिचुएशन में भी मतलब कि डर की वजह से हार ना मानने वाला, जिसे डर नहीं लगता, बहुत ही बहादुर होता है, बहुत ही मतलब कि जिसमें हिम्मत होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम वैलिएंट कहते हैं। यानी कि वैलिएंट का क्या मतलब होता है, वैलिएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो डेंजर, डिफिकल्टी या फिर चैलेंज के सामने हिम्मत और करेज दिखाए। जब कोई इंसान रिस्क या फिर मुश्किल मतलब कि परिस्थिति के बावजूद पीछे ना हटे और बहादुरी से काम करे, तब उसे जो है वो वैलिएंट कहा जाता है। दोस्तों ये जो वर्ड है वो वैलिएंट, ये सिर्फ फिजिकल ब्रेवरी के लिए यूज़ नहीं होता, मतलब कि आपकी ताकत दिखाना, फाइट करना, सिर्फ उसी के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि मेंटल और इमोशनल करेज के लिए भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति टफ सिचुएशन में हार ना माने और पूरी हिम्मत से कोशिश करता रहे, काम करता रहे, तो उसके एफर्ट को भी हम वैलिएंट कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है, उसे बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है वो मतलब कि हार नहीं मान रहा, फिर भी वो प्रयास कर रहा है हर बार, बार बार, तो उसी चीज़ को हम जो है वो वैलिएंट कह सकते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है वो फिजिकल सेंस में तो यूज़ होता ही है, लेकिन हम मेंटल और इमोशनल सेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर और हिम्मत से काम करने वाला। अब दोस्तों कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है द फायर फाइटर मेड अ वैलिएंट एफर्ट टू सेव द फैमिली। मतलब कि फायर फाइटर ने फैमिली को बचाने के लिए बहुत ही बहादुरी दिखाई, बहुत ही बहादुरी से काम किया। या फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आता है शी मेड अ वैलिएंट अटेम्प्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब कि उसने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए पूरी हिम्मत और मेहनत लगाई। यहाँ पर कौन सा वाला यहाँ करेज यूज़ हुआ है, तो मेंटल और इमोशनल करेज यूज़ हुआ है। उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ नहीं, उसने जो है वो मतलब कि अपने दिमागी तौर पर जो है वो अपने करेज को एकदम स्ट्रॉन्ग किया, वहाँ पर उसने बहादुरी दिखाई। देन इसके बाद है द सोल्जर्स फॉट अ वैलिएंट बैटल। मतलब कि सोल्जर्स ने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। यहाँ पर जो है वो फिजिकल मतलब कि वैलिएंट की बात हो रही है, फिजिकल बहादुरी की बात हो रही है। सोल्जर्स क्या करते हैं, तो मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली फाइट कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वैलिएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा एक्शन जो करेज, ब्रेवरी या फिर डिटर्मिनेशन को दिखाता हो, तो उसे हम वैलिएंट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्रेव, करेजियस या फिर हीरोइक। दोस्तों सबसे पहला वर्ड आता है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है साहसी, बहादुरी। इसका मतलब होता है कि डर के बावजूद हिम्मत से काम करना। ऐसा व्यक्ति जो चैलेंजेस से भागने के बजाय उनका सामना करता है, उनको कन्फ्रंट करता है बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं ब्रेव, यानी कि बहादुर, साहसी जिसे हम कह सकते हैं, हिम्मत वाला। इसके बाद है करेजस। करेजस का भी मतलब होता है कि मुश्किल या फिर डेंजरस सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंस या फिर हिम्मत दिखाना। सेम ही मतलब है, करेजस कहो या फिर ब्रेव कहो, साहसी या फिर बहादुरी, हिम्मत वाला, जो भी आप कह सकते हो, तो दोनों का मीनिंग जो है वो लगभग सेम है। तीसरा है हीरोइक। हीरोइक का मतलब होता है ऐसा काम करना जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी या फिर सेल्फलेसनेस दिखाता है। यानी कि सेल्फलेसनेस दिखाता है, यानी कि खुद की मदद ना करके, यानी कि खुद के लिए कुछ ना करके दूसरों के लिए कुछ करना, उसे हम जो है वो हीरोइक बेसिकली कहते हैं। जैसे कि हीरो जो है वो दूसरों को बचाता है, दूसरों की मदद करता है, तो उस सेंस में अक्सर लोग ऐसे एक्शंस को हीरो जैसा मानते हैं, ठीक है। यानी कि जो दूसरों को बचाता है, दूसरों के लिए बहादुरी दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, मदद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीरोइक एक्शंस कह सकते हैं कि भाई ये जो बंदा है वो हीरो जैसा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो वर्ड है वो उस सेंस में हमें यूज़ करना है। तो सिनोनिम्स में हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, तो ब्रेव देखा। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कावर्डली, टिमिड या फिर फियरफुल।
सबसे पहला हमारा वर्ड है कावर्डली। कावर्डली का मतलब होता है डेंजर या फिर चैलेंज के सामने हिम्मत ना दिखाना और जल्दी ही डर जाना, जिसे हम डरपोक कह सकते हैं, उसका ही मतलब होता है कावर्डली। इसके बाद है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो नेचुरली थोड़ा सा शाय होता है, शर्मीला होता है, डरपोक होता है, रिस्क लेने से बचता है, बहुत ही सेफ जोन में रहना चाहता है, तो उसे हम टिमिड कहेंगे। बेसिकली शाय प्लस थोड़ा डरपोक, उसे हम टिमिड कहते हैं। इसके बाद है फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है डर से भरा हुआ होना या फिर बार बार एंजाइटी फील करना, बार बार बेचैनी फील होना, यानी कि बहुत ज़्यादा डर महसूस होना, तो उसे हम कहते हैं फियरफुल। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने कावर्डली, टिमिड और फियरफुल जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वैलियंट रेस्क्यू वर्कर एंटर द बर्निंग बिल्डिंग टू हेल्प ट्रैप्ड पीपल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि रेस्क्यू वर्कर ने जलती हुई बिल्डिंग में जाकर फंसे हुए लोगों की मदद की। ये काम बहुत ही रिस्की था, लेकिन उन्होंने बहादुरी और हिम्मत दिखाई, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, तो वैलियंट कहा गया है। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही हिम्मत दिखाते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं, हीरोइक होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे, वैलियंट कहेंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वैलियंट यानी क्या है और कैसे हम इसका जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनलमेंट। दोस्तों एनलमेंट का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट, किसी डिसीजन या फिर मैरिज को ऑफिशियली कैंसिल करके उसे शुरू से ही इनवैलिड मान लेना। यानी कि एनलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनी या फिर ऑफिशियल तरीके से कैंसिल कर देना और ये माना जाना कि वो लीगल या फिर ऑफिशियली कभी वैलिड थी ही नहीं, यानी कि कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा मैरिजेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है और मतलब कि लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या फिर डिसीजन के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनलमेंट और नॉर्मल कैंसिलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एनलमेंट में अक्सर ये माना जाता है कि वो जो एग्रीमेंट या फिर मैरिज है वो शुरू से ही वैलिड नहीं थी, लेकिन कैंसिलेशन में एक ये सेंस होता है कि कभी तो एग्जिस्ट करती थी लेकिन अभी नहीं करती, अभी कैंसिल हुई है, मतलब कि आज से एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरीके से कैंसिलेशन जो है वो मतलब कि प्रेजेंट में मतलब कि आप करते हो ताकि जो है वो मतलब कि पास्ट में वो कभी ना कभी एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन प्रेजेंट से वो जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती है। लेकिन एनलमेंट में ऐसा सेंस होता है कि वो शुरू से ही मतलब कि वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि एनलमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है किसी चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल करके करना, जैसे कि वो पहले कभी एग्जिस्ट ना करे या फिर पहले कभी वैलिड ही ना हो, तो उसे हम कहेंगे एनलमेंट। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द कोर्ट ग्रांटेड एन एनलमेंट ऑफ द मैरिज। मतलब कि कोर्ट ने मैरिज को ऑफिशियली इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब एनलमेंट के हिसाब से समझे तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने जो है वो ऐसा डिसीजन दिया उनके मैरिज पर कि उनकी मैरिज जो है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी कि कभी भी वैलिड थी ही नहीं उनकी मैरिज। तो इस तरीके से, या फिर हम कहेंगे द कॉन्ट्रैक्ट फेस्ड एनलमेंट ड्यू टू फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। दे अप्लाइड फॉर एन एनलमेंट इंस्टेड ऑफ अ डिवोर्स। मतलब कि उन्होंने डिवोर्स के बजाय मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर करवाने की रिक्वेस्ट की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एनलमेंट का मतलब है किसी एग्रीमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैरिज को ऑफिशियली इनवैलिड या फिर कैंसल डिक्लेयर करना, तो उसे हम कहेंगे एनलमेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कैंसलेशन, रेवोकेशन या फिर इनवैलिडेशन। सबसे पहला वर्ड आता है कैंसलेशन। कैंसलेशन का मतलब होता है किसी प्लान, किसी एग्रीमेंट या फिर इवेंट को जो है वो ऑफिशियली रोक देना या फिर खत्म कर देना। ये एनलमेंट से बॉर्डर वर्ड है, ओके, ब्रॉडर वर्ड है, सॉरी। इसके बाद है रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी परमिशन, ऑर्डर या फिर डिसीजन को वापस लेना या फिर उसे कैंसिल कर देना, तो उसे हम रेवोकेशन कहते हैं। इसके बाद है इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली इनवैलिड या फिर अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर कर देना। ये जो है वो एनलमेंट के काफ़ी क्लोज है, यानी कि इसका और एनलमेंट का जो मीनिंग है वो लगभग सेम आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम में हमने 3 वर्ड पढ़े हैं, कैंसलेशन, रेवोकेशन एंड इनवैलिडेशन। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड है, अप्रूवल, वैलिडेशन एंड कन्फर्मेशन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना या फिर अलाउ करना, स्वीकार करना, तो उसे हम कहते हैं अप्रूवल। वैलिडेशन का मतलब होता है कि कंफर्म करना कि कोई चीज़ वैलिड, जेन्युइन या फिर एक्सेप्टेबल है, तो उसे हम वैलिडेशन कहते हैं। देन तीसरा वर्ड है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब होता है किसी डिसीजन, एग्रीमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन को ऑफिशियली वेरीफाई और सपोर्ट करना, बेसिकली उसे जो है वो स्वीकार कर लेना, स्वीकृति देना, तो उसे हम कन्फर्मेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनियम्स है जहाँ पर हमने देखा अप्रूवल, वैलिडेशन या फिर कन्फर्मेशन। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द कपल सॉट एन annulment आफ्टर डिस्कवरिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैड बीन हिडन बिफोर द मैरिज।
इस सेंटेंस का मतलब है कि कपल को बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली जो मैरिज से पहले छुपाई गई थी, इसलिए उन्होंने कोर्ट से मैरिज को ऑफिशियली इनवैलिड डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एनलमेंट यानी क्या है और कैसे हम इसका यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेबिलिटेट। दोस्तों डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, किसी की ताकत या फिर किसी की क्षमता यानी कि एबिलिटी को बहुत ही कम कर देना। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, सिस्टम या फिर चीज़ को इतना कमज़ोर कर देना कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ जाए। वो चीज़ जो है वो मतलब कि उसमें गिरावट आए या फिर वो कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए। ये जो है वो बेसिकली फिजिकल वीकनेस या फिर मेंटल वीकनेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसके कम होने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये जो वर्ड है वो बीमारी, स्ट्रेस, इंजरी या फिर किसी बड़े प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई इंसान या फिर सिस्टम जो है वो मतलब कि कमज़ोर हो चुका है तो उसके सेंस में हम जो है वो डेबिलिटेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान बीमारी से कमज़ोर हो रहा है तो उसके लिए भी हम डेबिलिटेट यूज़ करेंगे, या फिर कोई अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो उसके लिए भी हम जो है वो मतलब कि डेबिलिटेट यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड में सिर्फ थोड़ी वीकनेस नहीं बल्कि नोटिसेबल वीकनेस का एक आइडिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल वर्ड्स में डेबिलिटेट का क्या मतलब है, बहुत ही कमज़ोर कर देना या फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डेबिलिटेट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द इलनेस डेबिलिटेटेड हिम फॉर सेवरल मंथ्स, मतलब कि बीमारी ने उसे कई महीनों तक जो है वो मतलब कि कमज़ोर कर दिया। यानी कि वो कई महीनों तक जो है वो बीमारी की वजह से क्या रहा, तो कमज़ोर रहा, डेबिलिटेट रहा। इसके बाद हम कहेंगे कॉन्स्टेंट स्ट्रेस कैन डेबिलिटेट अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ, यानी कि लगातार स्ट्रेस किसी की भी मेंटल हेल्थ को काफ़ी कमज़ोर कर सकता है। इसके बाद या तो हम कह सकते हैं द स्टॉर्म डेबिलिटेटेड द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि तूफान ने लोकल फैसिलिटीज़ और सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उसे कमज़ोर कर दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी की स्ट्रेंथ, किसी की एनर्जी, इफेक्टिवनेस को बहुत ही कम कर देना, कमज़ोर कर देना बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेबिलिटेट करना हम उसे कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास वर्ड्स है वीकन, इम्पेयर या फिर इनफीबल। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वीकन। वीकन का मतलब आपको पता होगा किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, किसी की स्ट्रेंथ, पावर या फिर इफेक्टिवनेस को कम कर देना। ये डेबिलिटेट का सबसे कॉमन सिनोनिम है, ओके, यानी कि मतलब इसका भी सेम वर्ड है, डेबिलिटेट का भी सेम ही वर्ड मतलब कि मीनिंग है, सॉरी। इसके बाद है इम्पेयर। दोस्तों इम्पेयर का मतलब होता है किसी एबिलिटी या फिर फंक्शन को नुकसान पहुंचाना, जिससे वो पहले जितना अच्छा काम करता था अब नहीं कर पाएगा, तो उसे हम इम्पेयर करना कहेंगे, ओके। इसके बाद है इनफेबल। इनफेबल का मतलब होता है किसी को फिजिकली या फिर मेंटली वीक बना देना। ये डेबिलिटेट के बहुत ही क्लोज मीनिंग वाला वर्ड है, लेकिन ये जो है वो मतलब कि फिजिकली और मेंटली कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इनफेबल करना। किसी को जो है वो मतलब कि या तो फिजिकली शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो है वो उसे मतलब कि बहुत ही कमज़ोर कर देना, वीक कर देना, तो उसे हम कहते हैं इनफेबल। इसके बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में अगर देखें तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई या फिर एनर्जाइज। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी को या फिर किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग या फिर केपेबल बनाना। देन है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन को बढ़ाना ताकि चैलेंजेस का बेहतर सामना किया जा सके, तो उसे हम फोर्टिफाई कहते हैं, यानी कि मजबूत करना। एनर्जाइज का मतलब होता है किसी में एनर्जी या फिर एंथुजियाज्म भर देना। एंथुजियाज्म यानी कि एक तरीके से उल्लास या फिर उत्साह जिसे हम कहते हैं, एनर्जी वाला ही सेंस है इसमें, इस वर्ड में भी। तो ऐसा करना मतलब कि जिससे कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ज़्यादा एनर्जाइज फील करे, तो उसे हम एनर्जाइज ही कहते हैं, ओके। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द लॉन्ग इलनेस डेबिलिटेटेड हिम एंड मेड डेली एक्टिविटीज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया था कि रोज़मर्रा के जो नॉर्मल काम है वो करना भी उसके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डेबिलिटेट यानी क्या है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिबेस। दोस्तों डिबेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की क्वालिटी या फिर किसी चीज़ की रिस्पेक्ट को गिरा देना। डिबेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी आइडिया या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी या फिर चीज़ को उसके पहले के लेवल से नीचे गिरा देना। जब मान लीजिए कि किसी की रिस्पेक्ट, किसी की डिग्निटी यानी कि किसी की इज्जत आबरू, किसी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, किसी चीज़ का मॉरल स्टैंडर्ड कम हो जाए या फिर जानबूझकर गिरा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तब हम जो है वो डिबेस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
ये जो वर्ड है वो अक्सर किसी के कैरेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी का कैरेक्टर डाउन हो चुका है, गिर चुका है, तो हम डिबेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी का बिहेवियर थोड़ा गिर चुका है। लैंग्वेज, किसी के बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, गाली गलौज करता है, तो वो भी एक तरीके से डिबेस हो चुका है। वैल्यूज़ या फिर स्टैंडर्ड्स के लिए भी यूज़ हो सकता है ये सारे वर्ड्स। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने अभी देखे, कैरेक्टर के लिए, बिहेवियर के लिए, लैंग्वेज, वैल्यूज़ या फिर स्टैंडर्ड्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो डिबेस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली नीचे गिरा देने वाला या फिर वैल्यू कम कर देने वाला सेंस होता है, आइडिया होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिबेस का मतलब होता है वैल्यू, क्वालिटी या फिर रिस्पेक्ट को गिरा देना या फिर नीचे करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिबेस करना कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही रिफ्यूज टू डिबेस हिमसेल्फ बाय लाइंग फॉर मनी, यानी कि मतलब उसने पैसे के लिए झूठ बोलकर अपनी रिस्पेक्ट गिराने से मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। इसके बाद है सच बिहेवियर कैन डिबेस द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसा बिहेवियर ऐसा रवैया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है उसे गिरा सकता है, बेसिकली डिबेस कर सकता है। या फिर हम कहेंगे द चीप इमिटेशन डिबेस द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट, मतलब कि सस्ती कॉपी ने ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्या कर दी, तो वैल्यू कम कर दी, यानी कि उसकी वैल्यू गिरा दी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिबेस का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की डिग्निटी या फिर वैल्यू को नीचे गिरा देना या फिर कम कर देना, तो उसे हम कहते हैं डिबेस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिग्रेड, डिमीन या फिर ह्यूमिलिएट। सबसे पहला वर्ड आता है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है किसी की पोजीशन, किसी की क्वालिटी या फिर रिस्पेक्ट को कम कर देना। ये डिबेस का बहुत ही क्लोज सिनोनिम है। इसके बाद है डिमीन। डिमीन का मतलब होता है किसी को ऐसे ट्रीट करना या फिर किसी के साथ ऐसा बिहेव करना जिससे उसकी डिग्निटी यानी कि उसकी इज्जत या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाए, तो उसे हम डिमीन कहते हैं। बेसिकली किसी को नीचा दिखाना, तो उसे हम डिमीन कहेंगे। इसके बाद है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को ऐसे सिचुएशन में डाल देना जहां पर उसे शर्मिंदगी या फिर एम्बैरेसमेंट फील हो, यानी कि बेसिकली किसी की बेइज्जती करना, किसी को बेइज्जत फील करवाना। इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है बेसिकली, तो उसे हम जो है वो ह्यूमिलिएट कहते हैं। यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि बहुत ही नीचा दिखाना, उसकी बेइज्जती करना, भला बुरा कहना, सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करवाना, तो उसे हम ह्यूमिलिएट कहते हैं। तो ये सारे हमारे जो है वो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने डिग्रेड, डिमीन और ह्यूमिलिएट जैसे वर्ड्स देखे। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है एलिवेट, ऑनर या फिर डिग्निफाई। सबसे पहला वर्ड आता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है किसी की पोजीशन, किसी चीज़ की क्वालिटी या फिर किसी का इंपॉर्टेंस बढ़ाना। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर के स्तर की ओर लेकर जाना, ठीक है, ऊपर बढ़ाना किसी चीज़ को, यानी कि एलिवेट करना, ऊपर ले जाना। इसके बाद है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन देना, किसी को बहुत ही ज़्यादा इज्जत देना, तारीफ देना, उसके कामों की सराहना करना, तो उसे हम ऑनर देना कह सकते हैं, यानी कि मान सम्मान, इज्जत देना। इसके बाद है डिग्निफाई। डिग्निफाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को रिस्पेक्ट और वैल्यू देना जिससे उसकी इमेज और डिग्निटी जो है वो मतलब कि बढ़े, इज्जत आबरू बढ़े, तो उसे हम कहते हैं डिग्निफाई। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने एलिवेट, ऑनर और डिग्निफाई जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द पॉलिटिशियंस डिसऑनेस्ट एक्शन डिबेस्ड हिज पब्लिक रेपुटेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि पॉलिटिशियन के डिसऑनेस्ट एक्शन की वजह से लोगों की नज़रों में उसकी जो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन है वो कम हो गई, या क्या हो गई, तो मतलब उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इज्जत है वो मतलब कि कम हो गई, गिर गई, जिसे हम कह सकते हैं, यानी उसने अपनी इमेज को गिरा दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है हमारा डिबेस, इसको हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पार्सिमनी। दोस्तों पार्सिमनी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी, पैसा खर्च करने से बहुत ही ज़्यादा बचना। यानी कि पार्सिमनी का मतलब होता है कि पैसा या फिर रिसोर्सेज जो है वो खर्च करने में इतनी ज़्यादा सावधानी, इतनी ज़्यादा कंजूसी दिखाना कि ज़रूरी जगह पर भी खर्च करने से पहले बचाने की सोचना, तो उसे हम पार्सिमनी कहते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की आदत नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा कंजूसी को भी दिखाता है। अगर कोई इंसान पैसे बचाना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब कोई ज़रूरत की चीज़ों पर भी पैसा खर्च ना करे और उसमें से भी मान लीजिए कि बचाना चाहे, हर छोटी छोटी बात में उसे पैसे बचाने होते हैं, तो उस बिहेवियर को हम स्पेसिफिकली पार्सिमनी कहते हैं। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड्स में पार्सिमनी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस होना, तो उसे हम कहते हैं पार्सिमनी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं हिज पार्सिमनी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बाइंग अ नीडेड लैपटॉप। मतलब कि उसकी ज़रूरत कंजूसी की वजह से, यानी कि उसकी ज़्यादा कंजूसी की वजह से क्या हुआ, तो उसको जो ज़रूरी लैपटॉप था, यानी कि उसे लैपटॉप की ज़रूरत थी, उसे वो खरीदना था, तो वो नहीं खरीदा, क्योंकि वो कैसा एक इंसान है, तो वो बहुत ही मतलब कि कंजूस इंसान है। या फिर हम कहेंगे द कंपनीज पार्सिमनी अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ कम्फर्ट।
इसका मतलब है कि कंपनी ने इतना खर्च बचाया कि एम्प्लॉय की जो कंफर्ट है उस पर भी असर पड़ गया, तो उसे हम कहेंगे पार्सिमनी। या फिर हम कहेंगे हर पार्सिमनी वॉज वेल नोन अमॉन्ग हर फ्रेंड्स, यानी कि उसकी जो कंजूसी है वो उसके फ्रेंड्स में जो है वो मतलब कि सबको पता है कि ये लड़की या फिर ये जो मतलब कि कोई भी पर्सन है ये कितनी ज़्यादा कंजूस है। उसके फ्रेंड जो है वो बहुत ही अच्छे से उसकी कंजूसी को जानते हैं। यानी कि पार्सिमनी का मतलब होता है पैसा खर्च करने में ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी, या फिर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि एक तरीके से बचत वाली जो चीज़ है वो दिखाना। तो हर चीज़ में जो छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो मतलब कि पैसे बचाने की कोशिश करना, तो उसे हम जो है वो पार्सिमनी कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास वर्ड्स है स्टिंगीनेस, माइजरलीनेस या फिर फ्रुगैलिटी। सबसे पहला वर्ड आता है स्टिंगीनेस। स्टिंगीनेस का मतलब होता है पैसा या फिर रिसोर्सेस शेयर करने और खर्च करने में बहुत ही कंजूस होना। ये पार्सिमनी का बहुत ही क्लोज सिनोनिम है। स्टिंगीनेस यानी कि भी कंजूसी होता है, सेम है, ओके। देन है माइजरलीनेस। माइजरलीनेस का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल की कंजूसी, जहाँ पर इंसान पैसा खर्च करने से लगभग हमेशा बचने की कोशिश ही करता है, चाहे वो उसकी ज़रूरत की चीज़ ही क्यों ना हो, तो उसे माइजरलीनेस कहते हैं। तीसरा वर्ड है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है पैसे को सोच समझकर खर्च करना और वेस्ट ना करना। ध्यान रहे कि फ्रुगैलिटी अक्सर पॉजिटिव क्वालिटी मानी जाती है, जबकि पार्सिमनी में जो है वो ओवर डूइंग का सेंस होता है। फ्रुगैलिटी मतलब कि एक तरीके से आप बचत कर रहे हो, तो उस सेंस में हम पॉजिटिव सेंस में फ्रुगैलिटी को देखते हैं, उसमें कंजूसी वाला सेंस नहीं आता है। लेकिन ये जो हमारा ये जो वर्ड है पार्सिमनी, उसमें जो है वो एक्सट्रीम कंजूसी का सेंस जो है वो निकल कर आता है। तो ये सारे हमारे 3 वर्ड्स हैं जो कि हमने सिनोनिम में देखे हैं, स्टिंगीनेस, माइजरलीनेस या फिर फ्रुगैलिटी। अब अगर हम एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम में भी हमारे पास अगेन 3 वर्ड है, जेनरोसिटी, लिबरलिटी या फिर ओपन हैंडनेस। सबसे पहला वर्ड आता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है दूसरों के लिए खुलकर खर्च करना या फिर देने की आदत रखना, यानी कि जिसे हम दानी कह सकते हैं, दान करने वाला जिसका मन बहुत ही बड़ा है, तो वो जेनरस होता है और उस क्वालिटी को हम जेनरोसिटी कहते हैं। लिबरलिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज, पैसा या फिर सपोर्ट को बिना अननेसेसरी रोक के देने की टेंडेंसी होना, देने का एक तरीके से गुण होना, तो उसे हम जो है वो लिबरलिटी कहते हैं। ओपन हैंडनेस का मतलब जो है वो इस वर्ड से पता चलता है कि किसी का हाथ बहुत ही खुला होना पैसों के मामले में, जो हमेशा दान करता है, लोगों को देता है, दिल खोलकर मदद या फिर खर्च करता है बिना ज़्यादा मतलब कि कंजूसी दिखाए, तो उसे हम ओपन हैंडनेस कहते हैं, खुले हाथ वाला जिसे हम कह सकते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स, जिसमें हमने देखा जेनरोसिटी, लिबरलिटी या फिर ओपन हैंडनेस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर्स पार्सिमनी लेड टू कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स अबाउट आउटडेटेड इक्विपमेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर इतना ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश कर रहा था कि उसने पुराने इक्विपमेंट को रिप्लेस नहीं किया, जिसकी वजह से लोग लगातार कंप्लेन करने लगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पार्सिमनी यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्पीशियस। दोस्तों, स्पीशियस का मतलब होता है ऊपर से सही या फिर सच लगने वाला, लेकिन असल में कोई चीज़ गलत या फिर मिसलीडिंग होना, गुमराह करने वाली होना बेसिकली। स्पीशियस का मतलब होता है कि कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रीज़न, कोई एक्सप्लेनेशन जो पहली नज़र में आपको बहुत ही लॉजिकल लगेगा, कन्विंसिंग लगेगा, सही लगेगा, लेकिन जब आप उसे ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई कमी है या फिर वो चीज़ गलत है। तो यानी कि डीप लेवल पर वो चीज़ क्या है, तो गलत है। ये जो वर्ड है वो अक्सर आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ होता है अगर किसी का आर्ग्यूमेंट लॉजिकल नहीं है। एक्सक्यूजेस में यूज़ होता है अगर किसी का बहाना कोई गलत है, यानी कि बहाना मतलब कि झूठ है, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, क्लेम्स के लिए यूज़ हो सकता है ये वर्ड। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति इतनी स्मार्ट तरीके से बात करता है कि उसकी बात हमें सच लगने लगती है, लेकिन रियलिटी में उसके पास कोई उस चीज़ का स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता है, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है, कोई वैलिड लॉजिक नहीं होता है बेसिकली। तो ऐसी बात को हम स्पीशियस कहते हैं, ओके। स्पीशियस मतलब होता है जो देखने या फिर सुनने में तो सही लगे, लेकिन डीप डाउन असल में गलत हो, तो उसे हम जो है वो स्पीशियस कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही गेव अ स्पीशियस एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। मतलब कि उसने लेट आने का ऐसा बहाना बना दिया जो पहले तो सही लगा, लेकिन असल में वो एक झूठ था, यानी कि वैलिड नहीं था, गलत था बेसिकली। या फिर हम कहेंगे द एडवर्टीजमेंट मेड स्पीशियस क्लेम अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब कि एड में प्रोडक्ट के बारे में ऐसे क्लेम्स, ऐसे दावे किए गए जो सच लग रहे थे, लेकिन असल में पूरी तरीके से रिलायबल नहीं थे, यानी कि वो उस चीज़ से मैच ही नहीं करते थे, यानी कि प्रोडक्ट अलग था और उनके जो वादे हैं वो कुछ और ही बोल रहे थे। या फिर हम कह सकते हैं हर आर्ग्यूमेंट साउंडेड स्पीशियस टू द ऑडियंस। मतलब कि उसकी बात लॉजिकल लग रही थी, लेकिन उसमें असली मजबूती नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो मतलब कि डाउटफुल था। तो इस तरीके से आप जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर पाओगे। यानी कि स्पीशियस का मतलब होता है ऐसा आर्ग्यूमेंट या फिर ऐसा एक्सप्लेनेशन जो ऊपर से आपको सही लगे, कन्विंसिंग लगे, लेकिन सच या फिर वैलिड ना हो।
दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है मिसलीडिंग, डिसेप्टिव या फिर प्लॉजिबल। मिसलीडिंग हमारा सबसे पहला वर्ड है, तो मिसलीडिंग का मतलब होता है ऐसी बात या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाए या फिर गलत इंप्रेशन दे जिस पर, ठीक है, यानी कि गुमराह करना, तो उसे हम मिसलीडिंग कह सकते हैं। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देने वाला या फिर ऐसा जो रियलिटी को छुपाकर कुछ और ही दिखाए। बेसिकली किसी को धोखा देना, किसी से कुछ छुपाना, धोखाधड़ी करना, तो उसे हम डिसेप्टिव कहते हैं। प्लॉजिबल का मतलब होता है पहली नज़र में लॉजिकल या फिर बिलीवेबल लगना। ध्यान रहे कि प्लॉजिबल हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन स्पीशियस आर्ग्यूमेंट्स अक्सर प्लॉजिबल लगते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सिनोनिम्स में हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव एंड प्लॉजिबल। अब अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है जेन्युइन, वैलिड या फिर साउंड। जेन्युइन का मतलब होता है असली, सच्चा, जो कि फेक नहीं है, तो उसे हम जेन्युइन कहेंगे। वैलिड का मतलब होता है लॉजिकली और फैक्चुअली जो है वो सही होना, तो उसे हम जो है वो वैलिड कहते हैं। साउंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रीजनिंग और सॉलिड लॉजिक पर बेस्ड होना, कोई चीज़ जिसमें कोई बड़ी कमी नहीं होती है, जिसमें कोई झूठ नहीं होता है, जिसमें एक तरीके से तर्क होता है, लॉजिक होता है, जो चीज़ रैशनल होती है, तो उसे हम साउंड कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटीनिम्स हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द लॉयर एक्सपोज द स्पीशियस आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द अपोजिशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि अपोजिशन ने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जो सुनने में लॉजिकल लग रहा था, लेकिन लॉयर ने दिखाया कि उस आर्ग्यूमेंट में असली लॉजिक और वैलिडिटी की कमी थी, यानी कि वो आर्ग्यूमेंट कैसा था, तो झूठा था, वैलिड नहीं था, लॉजिकल नहीं था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है, हमने जो अभी वर्ड पढ़ा स्पीशियस, ये किस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है बलाय। बलाय का मतलब होता है असली रियलिटी को छुपा देना, कुछ और दिखाना जबकि सच कुछ और ही हो। बलाय का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐसा इंप्रेशन देना जो कि उसकी रियलिटी से बिल्कुल अलग हो, यानी कि बाहर से जो दिख रहा हो या फिर जो लग रहा हो उससे बिल्कुल कुछ अलग ही बताना, उसे हम बलाय कहेंगे। ये जो वर्ड है वो अक्सर अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, बिहेवियर या फिर सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। जब किसी व्यक्ति का चेहरा कुछ और दिखाए लेकिन अंदर की फीलिंग्स कुछ और ही हो, कुछ और ही बताए, जब किसी चीज़ की अपीयरेंस उसकी एक्चुअल क्वालिटी से अलग हो, एक्चुअल क्वालिटी को रिफ्लेक्ट ना करे, तब हम जो है वो बलाय इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बलाय का मतलब होता है असली सच को छुपा कर कुछ और ही दिखाना। अब इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपसे समझ आ जाएगा कि बलाय यानी होता क्या है। जैसे कि हम कह सकते हैं हिज स्माइल बलाइड हिज सैडनेस, मतलब कि उसकी स्माइल देखकर वो खुश लग रहा था। यानी कि अगर उसकी स्माइल कोई देखेगा तो हमें पता चलेगा कि वो खुश है, लेकिन असल में वो उदास था अंदर, यानी कि उसने क्या किया, तो अपनी स्माइल से जो है वो अपना दुख छुपा लिया। या फिर हम कहेंगे द स्मॉल शॉप बलाइज इट्स पॉपुलैरिटी, मतलब कि शॉप देखने में छोटी लगती है लेकिन असल में बहुत ही पॉपुलर है। या फिर हम कहेंगे हर काम वॉइस बलाइड हर नर्वसनेस, मतलब कि उसकी आवाज़ तो काम थी लेकिन अंदर से वो कैसी थी, तो नर्वस थी। यानी कि देखने में उसकी आवाज़ कैसी लग रही थी, अगर कोई सुनेगा उसकी आवाज़ तो स्टेबल लग रही थी, जैसे कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से वो कैसी थी, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। यानी कि बलाय का मतलब होता है कि जब अपीयरेंस, बिहेव या फिर इंप्रेशन असली रियलिटी को रिफ्लेक्ट ना करे, कुछ और ही हमें दिखाए, तो उसे हम कहेंगे बलाय। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्गाइज या फिर मिसरिप्रेजेंट। सबसे पहला वर्ड आता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट, अपीयरेंस या फिर क्लेम का रियलिटी से मैच ना करना, यानी कि एक चीज़ दूसरे को गलत साबित करे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्ट। डिस्गाइज का मतलब होता है असली आइडेंटिटी या फिर रियलिटी को छुपाकर कुछ और ही दिखाना, यानी कि भेस बदलना जिसे हम कहते हैं, वो होता है डिस्गाइज। देन इसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है मिस रिप्रेजेंट। मिस रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत या फिर मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट करना जिससे लोगों को रियलिटी का पता ही ना चले, तो उसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंट। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्गाइज या फिर मिस रिप्रेजेंट जैसे वर्ड्स को देखा है। इसके बाद हमारे एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है रिवील, रिफ्लेक्ट या फिर डेमॉन्स्ट्रेट। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाने के बजाय उसे सामने लाना, या फिर उसे जो है वो मतलब कि डिस्क्लोज करना, सबके सामने लाना, सबको दिखाना, तो उसे हम रिवील कहते हैं, खुलासा करना बेसिकली। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी की असली फीलिंग्स, क्वालिटी या फिर रियलिटी को सही तरीके से दिखाना, यानी कि जैसी वो है वैसे ही प्रेजेंट करना, वैसे ही दिखाना, तो उसे हम रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है क्लियरली प्रूव या फिर शो करना कि कोई बात सच है, तो उसे हम कहेंगे डेमॉन्स्ट्रेट। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने रिवील, रिफ्लेक्ट और डेमॉन्स्ट्रेट जैसे वर्ड्स देखे हैं।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इस वर्ड के हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो हमारे पास एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है, हर कॉन्फिडेंट अपीयरेंस बिलाइड द फैक्ट दैट शी वॉज एक्सट्रीमली नर्वस। मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि वो बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन असल में वो बहुत ही नर्वस थी। उसकी अपीयरेंस उसकी रियल फीलिंग्स को नहीं दिखा रही थी, बल्कि उन्हें छुपा रही थी, यानी कि बलाई कर रही थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बलाई यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ आए हैं और इनका अच्छे से आपको मीनिंग भी पता चला हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।